हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल। कल की क्लास में हम सॉलिड स्टेट में टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात कर चुके थे और कितने प्रकार के क्रिस्टल बनाए जाते हैं। 7 प्रकार के जो बेबेज ने 14 समुदाय में बांटा था, 14 प्रकार के क्रिस्टलों को 7 समुदाय में बांटा था, उसको मैं आपको बता चुका था। अब आज हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्रिस्टलीय ठोस को भी आगे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो वो जो पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है आणविक ठोस। आणविक ठोस का मतलब है मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड है आयनिक सॉलिड अर्थात आयनिक ठोस। और तीसरे जो प्रकार के हैं वो होते हैं धात्विक ठोस अर्थात मेटेलिक सॉलिड। और जो लास्ट होते हैं वो होते हैं सहज संयोजक ठोस अर्थात कोवेलेंट सॉलिड। तो इनको जैसे डिवाइडेशन किया है इसलिए, तो इनके जो कुछ नेचर हैं वो मैं आज आपके सामने डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो आप देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड के, तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है आणविक ठोस अर्थात मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड भी क्या है, 3 पार्ट में होता है। एक होता है अध्रुवीय अर्थात नॉन पोलर, सेकंड वाला होता है ध्रुवीय अर्थात पोलर, और तीसरा होता है एच बॉन्ड। अब जो अध्रुवीय होता है, अध्रुवीय का मतलब है कि दोनों जो पार्ट हैं, बॉन्ड जो बन रहा है वो नॉन पोलर होंगे दोनों, अर्थात केमिस्ट्री के जो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो होता है नॉन पोलर अर्थात समान समान में होता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे काम करते तो नॉन पोलर होता है अध्रुवीय। तो नॉन पोलर में हमेशा मॉलिक्यूल में पाया जाएगा। अब मॉलिक्यूल में पाया जाएगा तो नॉन पोलर किस में पाया जाएगा? नॉन पोलर में क्या है, एक लंदन फोर्स काम करता है अर्थात वो अत्यधिक दुर्बल बल है। तो दुर्बल बल किस में पाया जाएगा? जैसे कोई भी एक जैसे आयन होंगे, जैसे आणविक ठोस में अध्रुवीय में जैसे Ar है, CCl4 है, H2 है, I2 है, अर्थात दोनों समान आयन होंगे उसमें। तो उनके मध्य क्या है, लंदन फोर्स का ज़्यादा रोल रहता है। उसके बाद में ध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब है कि एक तो उसमें पोलर पार्ट होगा, एक होगा नॉन पोलर। जैसे ये होता है डाइपोल, डाइपोल में जैसे HCl है, SO2 है। एक होता है एच बॉन्ड। एच बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि हाइड्रोजन जो आयन होता है वो किसी अपने से अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन जैसे अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों से जुड़ने के बाद में ये क्या है, एच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हमेशा। तो जो एच बॉन्ड है तो वो एच बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये हमेशा जल में पाया जाएगा। जैसे जल में पाया जाएगा HF है, HCl है, इनमें क्या कम कम मात्रा में पाया जाता है। जैसे HF है स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड पाया जाता है उसमें, H2 है उसमें H बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद मैं बात करूं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस की मैं बात करूं तो आयनिक ठोस कौन से होते हैं? ऐसे ठोस जिनमें आयन से बने हुए होते हैं। आयनों का जो संकुल होता है उनसे बने हुए ठोसों को क्या कहते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं। धात्विक ठोस किन्हें कहते हैं? जो धात्विक धातुओं से बने होते हैं, धातुओं द्वारा बनाए गए बॉन्डों से जो ठोस बनते हैं उनको धात्विक ठोस कहते हैं। सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस क्या कहते हैं? जो सहसंयोजक कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन से जो भी सॉलिड का फॉर्मेशन होता है उन्हें सहसंयोजक ठोस कहते हैं। अब नेटवर्क का मतलब क्या है? नेटवर्क का मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जैसे आपने स्ट्रक्चर देखी होगी हीरा की। हीरा की क्या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसमें एक कार्बन अपने पास वाले 4 बॉन्ड बनाता है। तो उसमें क्या श्रृंखलन का बॉन्ड पाया जाता है कार्बन में। तो धीरे धीरे एक नेटवर्क का निर्माण कर लेते हैं अर्थात जालनुमा संरचना का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे नेटवर्क सॉलिड भी इनको बोल सकते हैं हम। अब तो मैं बात करता हूँ सेकंड, इनमें अवयवीकरण कौन कौन से होते हैं अर्थात पार्टिकल कौन कौन से भाग लेंगे। तो पार्टिकल जो अध्रुवीय है, नॉन पोलर पार्ट है, उसमें हमेशा मॉलिक्यूल में पाया जाएगा, ये मॉलिक्यूल में पाया जाएगा। अब जो इनमें जो आकर्षण बल है, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो लंदन फोर्स है। और फिर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो है ऑर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो इनकी भौतिक प्रकृति देखूं मैं, तो भौतिक प्रकृति इनकी बात करें तो ये क्या होते हैं? मुलायम होते हैं अर्थात सॉफ्ट नेचर पाया जाता है इनका। कौन सा नेचर पाया जाता है? सॉफ्ट वाला, सॉफ्ट नेचर पाया जाता है। और वैद्युत चालकता की बात करूं तो एक नॉन कंडक्टर होते हैं अर्थात इन्हें कहीं भी डाल दो आप, इनमें करंट नहीं आएगा अर्थात ये नॉन कंडक्टर होते हैं। और जो इनका गलनांक है, अब गलनांक की बात करूं मैं, जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर में क्या वेरी लो गलनांक होता है इनका। अत्यधिक जो निम्न दाब होता है वो इनका गलनांक पॉइंट होता है। फिर मैं बात करता हूँ ध्रुवीय अर्थात पोलर। पोलर की बात करता हूं मैं, तो पोलर भी हमेशा मॉलिक्यूल में पाया जाएगा। और ये क्या डाइपोल, डाइपोल अर्थात ये डाइपोल, डाइपोल में पाया जाएगा। ये क्या बॉन्डों के प्रकार है भैया,
डाइपोल 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 इंड्यूस्ड डाइपोल और नॉन पोलर में, फिर उसके बाद में एच बॉन्ड लंडन फोर्स, ये के टाइप है बॉन्ड के। फिर उसके बाद में जैसे वान डर वाल फोर्स है, ऐसे टाइप के जो बॉन्ड पाए जाते हैं डाइपोल डाइपोल, इसमें अट्रैक्शन फोर्स पाए जाते हैं। और जो इनका एग्जाम्पल है वो है HCl है, SO2 है, और जो इनका नेचर है वो भी सॉफ्ट ही होता है। और जो ये होते हैं ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं, अर्थात विद्युत रोधी होते हैं, और जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी लो होता है। ये बात कर रहा हूँ मैं पोलर की। अब मैं बात करता हूँ थर्ड पर एच बॉन्ड। एच बॉन्ड कौन से होते हैं? एच बॉन्ड अभी कण के, इसमें कोई भी हो सकता है भैया, जैसे वाटर है, जैसे H है। अब कोई भी जैसे कोई भी कंपाउंड दे रखा हो, जैसे HF दे रखा हो, HF में अगर हम देखें तो H क्या है, F के साथ में अगर दूसरा जो HF का मॉलिक्यूल है तो जो उसका फ्लोरीन वाला पार्ट है उससे हाइड्रोजन अगर अटैच होगा तो वो हमेशा H बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे देखो आप, ये HF है भैया, अब इसके बाद दूसरा मैं HF लूँ तो इसके मध्य जो F और H के मध्य पाया जाएगा, ये क्या हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा इसके अंदर, और ये पाया जाता है H2O आइस। अब आइस को आपने देखा होगा, उसका जो नेचर है वो होती है कठोर होती है, और ये भी विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी लो होता है। अब है आयनिक ठोस। अब ये आयनिक ठोस का फॉर्मेशन होता है आयनों से, आयनिक सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड में जो अवयवी कण होंगे वो होंगे आयन। आयन के बाद इसमें क्या कूलाम में स्थिर विद्युत की जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काम करता है, अर्थात दो आयनों के मध्य होगा ये, तो दो आयनों के मध्य जो कूलाम फोर्स है वो ये कहता है कि किसी भी जो बल है, फोर्स का जो मान है वो उसके जो चार्ज है, जैसे कोई भी दो मॉलिक्यूल है तो उसका एक का चार्ज है Q1, एक का है Q2, तो उन दोनों के जो चार्ज है उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन जो उनके मध्य की दूरी है तो उसके क्या है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती उसके वर्ग के। तो इसका होता है F कूलाम इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वो फोर्स इस पर काम करता है भैया आयनिक ठोस पर। तो कूलाम अब एक पाया किसमें जाएगा, NaCl है, ZnS है, CaF2 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अर्थात जो प्लस माइनस में टूट जाएगा आयन, उसमें आयनिक सॉलिड बनते हैं वो, और वो हमेशा आयनों से बनते हैं। और जो इनके जो नेचर है वो होता है कठोर, अर्थात ये हार्ड नेचर के होते हैं, लेकिन भंगुर होते हैं, भंगुर भी पाए जाते हैं ये। और ये क्या है कि सॉलिड स्टेट में, जैसे इनको सॉलिड ठोस अवस्था में देखें तो ये क्या है विद्युत कुचालक होते हैं, अर्थात नॉन कंडक्टर होते हैं ये। और अगर इनको जैसे पानी में डाल दें, अगर किसी भी जैसे सॉल्वेंट में अगर इनको घोल दें तो ये क्या है कंडक्टर की भांति व्यवहार करते हैं, अर्थात ये ठोस अवस्था में तो विद्युत रोधी होते हैं और गलत अवस्था में ये विद्युत के चालक होते हैं। और जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा हाई होता है, ये आप याद रखोगे। थर्ड बात करता हूँ मैं धात्विक ठोस की। धात्विक ठोस का मतलब है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में क्या है, ये हमेशा मेटल में पाई जाएंगे। मेटल का जो बॉन्ड होता है उसके अंदर धात्विक ठोस बनते हैं। अब ये क्या है, जैसे विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन समुद्र में धनायन, अर्थात इनमें जो इलेक्ट्रॉन है जैसे डी, इसके हमेशा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स काम आते हैं इसमें। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या ज्यादातर मेटल है, तो मेटल में क्या होगा D1 से D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो D1 से और D9 के मध्य जो इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थानीकरण है वो इनका चेंज होता रहता है, इसलिए ये क्या है धात्विक ठोस बनते हैं। धात्विक ठोस में क्या है मेटेलिक बॉन्ड नहीं पाया जाता है, जैसे मेटल दो मेटल बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे Fe2CO9 है तो उसमें दो आयरन के मध्य बॉन्ड पाया जाएगा और CO के मध्य बॉन्ड पाया जाएगा। तो ये क्या धातु बॉन्ड निर्माण करते हैं। उसके बाद में बात करूँ इसके जो एग्जाम्पल है वो होंगे जैसे आयरन है, कॉपर है, Ag अर्जेंटम है और मैग्नीशियम है। ये क्या है कठोर होते हैं, इनका नेचर भी क्या हार्ड होता है और आघातवर्त होते हैं। आघातवर्त का मतलब है सोने चांदी की जो धातुएं होती है ना उनको बनाने में इनका यूज होता है और ये तन्य होते हैं। जैसे जो 1 ग्राम सोना है उसको हम 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं, अर्थात में तन्यता का गुण पाया जाता है मेटलों में, ये चीज आप याद रखोगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं वैद्युत चालकता की, तो ये क्या सॉलिड फेज में हो या इनको किसी में गलत अवस्था में डाल दो, अगर किसी में मिला दो तो उसके बाद भी इनका जो नेचर है वो कंडक्टर की भांति ही हमें दिखाई देता है। और जो इनका गलनांक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जनरली हाई होता है, ये चीज आप याद रखोगे। उसके बाद है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, अर्थात जिनमें कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ऐसे सॉलिड को सहसंयोजक ठोस कहते हैं। और इनके मध्य बनेगा जो अवयवी कण होंगे वो होंगे हमेशा परमाणु होंगे।
और जो इनके मध्य जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और इसके जो एग्जांपल है वो सिलिकॉन ऑक्साइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्युमिनियम नाइट्राइड है, और हीरा है, और कार्बन ग्रेफाइट है। जनरली ये क्या कठोर पाए जाते हैं और विद्युत रोधी होते हैं। विद्युत रोधी का मतलब है नॉन कंडक्टर, अर्थात ये विद्युत के अचालक होते हैं, कैसी भी अवस्था में डाल दो इनको ये नॉन कंडक्टर होते हैं। और जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है बेरियाई। अब एक्सेप्शन के रूप में आप याद रखेंगे कि जो कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक होता है और इसकी जो स्थिति होती है वो होती है मुलायम प्रकृति की, अर्थात इसमें क्या है एक बैंगनी रिंग पाई जाती है। कार्बन जो ग्रेफाइट है बैंगनी टाइप में रिंग में पाया जाता है और एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग फिसलने से ये क्या विद्युत का सुचालक होता है और ये नरम अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे हम कभी भी यूज करते हैं पेंसिल वगैरह, रूल वगैरह यूज करते हैं, उसमें कार्बन ग्रेफाइट का यूज होता है। तो मैंने आपके लिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड थे उनकी बात कर ली थी, तो आपको याद रखना है कि उनको 4 पार्टों में बांटा गया है। पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड है आयनिक सॉलिड, थर्ड है मेटेलिक सॉलिड, और फोर्थ है कोवेलेंट सॉलिड। तो ये बात मैंने आपके लिए कर ली थी। अब मैं बात करता हूँ आपके लिए जो सेकंड पार्ट है, उसमें एक तो दे रखा है कि सॉलिड उनका वर्गीकरण, तो मैंने वर्गीकरण की बात कर ली। अब है ठोसों के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, तो प्रॉपर्टीज में बात कर चुका था कल, मैं एक बार और बता देता हूँ आपको कि सॉलिड जो होते हैं उनके मध्य कण, परमाणु, अणु, आयन, कोई बात कर सकता है हमसे, तीनों बातें क्या एक समान है। अगर कण की बात करें, अणु की बात करें, परमाणु की बात करें, तो हमें क्या है इनको एक ही समझना है। तो इनके मध्य क्या होता है, न्यूनतम तो दूरी पाई जाती है, परमाणुओं के मध्य न्यूनतम दूरी पाई जाती है, प्रबलतम आकर्षण बल पाया जाता है, और ये नेचर में इनसबफिनिट होते हैं। आकार, आयतन इनका निश्चित होता है, ये हमें प्रॉपर्टीज याद करनी है। अब मैं बात करता हूँ यूनिट सेल की। यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल से की मैं बात कर चुका था कि क्रिस्टल जालक के लिए वो सूक्ष्मतम इकाई होती है जिसकी पुनरावृत्ति से किसी क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाए, तो उसे बोलते हैं यूनिट सेल। अब यूनिट सेल से समझने से पहले मैं आपको फंडामेंटल जो इसमें यूज होने वाली है वो समझ देता हूँ। एक स्ट्रक्चर, जैसे इसमें हम क्या घनीय संरचनाओं का अध्ययन करेंगे, हमेशा घन को मानेंगे, इसमें जो फंडामेंटल है वो घन को मानेंगे। तो घन के लिए देखो समझेंगे आप, घनीय संरचना के लिए, घनीय संरचना के लिए फोर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो देखो घनीय संरचना में क्या करेंगे हम, ये चीज आप याद रखोगे, एक घन बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम बात करें कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखनी है। तो फैक्ट्स में क्या होगा कि इसमें जो कॉर्नर की संख्या है, कॉर्नर की जो संख्या है, कॉर्नर हमेशा, कॉर्नर जो किनारे हैं, कॉर्नर है, कॉर्नर की संख्या होती है 8, ये याद रखोगे आप। दूसरी बात करता हूं मैं फलक की, फेस, फेस होते हैं भैया 6, और हमेशा सेंटर पाया जाएगा 1, सेंटर होता है 1, ठीक है। एज, एज का मतलब है कि किनारों को जोड़ने के लिए, किनारों को जो जोड़ती है उसे बोलते हैं एज। तो एज होती है इसमें देखो 12 भैया, एज 12। अब इनको मैं आपको समझा देता हूं। तो देखो कोई भी एक स्ट्रक्चर मान लो, रूम मान लो, तो रूम में क्या है, कॉर्नर 8 कैसे होते हैं। तो देखो एक कॉर्नर ऊपर वाला, उसके जस्ट नीचे वाला, फिर दूसरे वाला, उसके नीचे वाला, एक पीछे वाला, उसके नीचे वाला, एक लेफ्ट वाला और उसके नीचे वाला। तो ये तो हो गए 8 कॉर्नर। 8 कॉर्नर के बाद फेस की बात करता हूँ मैं। फेस कैसे होते हैं, तो फेस आप रूम में बैठो तो देखो एक तो अपने सामने वाला, जस्ट सामने वाले से पीछे वाला, तो ये 2 हो गए, एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला,
कितने हो गए 4, और एक ऊपर नीचे वाला अप एंड डाउन, तो ये हो गए 6 फेस हो गए इसमें। उसके बाद करता हूँ मैं एज की बात, तो इसके क्या 8 तो कॉर्नर हो गए रूम के, और जो किनारों को जो मिला रही है रेखाएं, जो किनारों को टच कर रही हैं, तो ऐसी क्या 4 हैं, 4 हैं, तो 4 मिला के 8 + 4 तो 12 क्या हो गए एज हो गए। और सेंटर हमेशा बीच में होता है, अर्थात सेंटर एक पाया जाता है। अब उसके बाद करता हूं मैं बात एज की हो गई, फिर बात करता हूं मैं विकेट की। तो विकेट क्या होते हैं कि विपरीत, जैसे वो कॉर्नर है, कोई भी कॉर्नर ले लो, उसका तो ऊपर वाला और दूसरे का नीचे वाले को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं विकेट। तो विकेट कितने होंगे, तो विकेट होंगे 4, विकेट को डायगोनल, दूसरी बात है अगर मैं बात करूं कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसमें जैसे कोई भी क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो एरिया के लिए करेंगे हम भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, अर्थात ए इंटू ए, अर्थात आपको एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए करेंगे आप ए स्क्वायर। तो ये जनरल बात मैं आपको बता चुका हूं। अब बाकी यूनिट सेल की मैं बात करूं, तो यूनिट सेल कितने प्रकार की होती हैं, तो यूनिट सेल मेनली होती है 2 टाइप्स की। 2 टाइप्स में बात करूं मैं, यूनिट सेल, यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ यूनिट सेल, उसमें मेंशन है सिलेबस में, टाइप ऑफ यूनिट सेल मेनली होती है 2 पार्ट की। एक होती है एससीसी और एक होती है सीसीसी। इसको 3 पार्ट में विभाजित किया गया है, एक है बीसीसी, एक है एफसीसी, एक है ईसीसी। अब एससीसी की बात करूं मैं, तो एससीसी का मतलब है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसका है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको बोलते हैं सेंटर्ड क्यूबिक सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेंटर्ड क्यूबिक सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, अर्थात काय केंद्रित, इसको बोलते हैं फलक केंद्रित, इसको बोलते हैं अंत केंद्रित, और इसको बोलते हैं सरल घनीय एकक कोश। अब मैं बात करूं कि टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या होती है भैया, मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है एससीसी, एक होती है सीसी, अर्थात सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और सेकंड एससीसी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अर्थात सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक किया गया है बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सेकंड है एफसीसी फेस सेंटर्ड
क्यूबिक सेल और एक है ईसीसी, एक्स्ट्रा सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अर्थात इनको हिंदी में सरल घनीय, काय केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत केंद्रित। अब इनका मतलब समझो भैया। सरल घनीय संरचना में क्या होगा कि सरल घनीय संरचना जैसे कोई भी रूम ले लो आप, तो उसके जो 8 कॉर्नर हैं उसमें जो अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी भैया? 8 अवयवी कणों की संख्या होगी। अब जो 8 अवयवी कण हैं, 8 अवयवी कण में कोई भी जैसे कॉर्नर है तो कॉर्नर कहीं ना कहीं से अपने एक दूसरे से भी मिला हुआ होगा, ऊपर भी कोई घन बना होगा, नीचे भी कोई घन बना होगा, साइड में कोई बना। तो जो उसके प्रभावी कणों की संख्या है, तो प्रभावी कणों की संख्या कैसे निकालेंगे? प्रभावी कण जो कॉर्नर वाला है वो कॉर्नर एक कमरे में ओनली एक ही 1/8वां भाग उसका पार्टिसिपेट करता है, अर्थात उसमें जो प्रभावी कणों की संख्या है, जो प्रभावी इफेक्टिव कणों की संख्या है, तो अवयवी कणों की संख्या देखो, अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या तो इसमें 8 और प्रभावी अवयवी कणों की संख्या कितनी है इसमें? 1/8 × 8 अर्थात 1। एससीसी की बात कर रहा हूं तो इसमें अवयवी कणों की संख्या तो 8 है, क्योंकि जो कॉर्नर है, कॉर्नर एक कमरे में 1/8वां भाग उसका पार्टिसिपेट करेगा, तो अवयवी कणों की संख्या होगी उसमें 8। अगर अवयवी कणों की संख्या पूछ रहा है तो 8 होगी। अगर क्वेश्चन पूछता है इफेक्टिव अवयवी कणों की संख्या अर्थात प्रभावी अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 1। फिर मैं बात करता हूँ बॉडी सेंटर्ड में। तो बॉडी सेंटर्ड में देखो ये क्या है, बॉडी सेंटर्ड में एक तो क्या है, बॉडी में पाया जाएगा, बॉडी के सेंटर में पाया जाएगा एक अवयवी कण। तो सेकंड वाला जो इसके 8 जो अवयवी कण है कॉर्नर वाले, वो कॉर्नर पे तो हैंगे, तो कॉर्नर का जो टोटल की बात करता हूं तो इसमें अवयवी कणों की संख्या पाई जाएगी 9। टोटल जो अवयवी कणों की संख्या पाई जाएगी 9 और प्रभावी अवयवी कणों की संख्या इफेक्टिव होगी वो होगी 2, क्योंकि एक तो बॉडी में और उसके बाद में कॉर्नर वाला, तो कॉर्नर का एक और एक सेंटर्ड का, तो जो इसकी होगी, इसके होंगे प्रभावी कणों की संख्या कितनी होगी? 2। तो अवयवी कणों की संख्या तो कितनी है? अवयवी कणों की संख्या 8 + 1 = 9 और जो प्रभावी है, प्रभावी कितनी होगी? 2। एक तो सेंटर्ड वाली और 1/8वां भाग उसका कॉर्नर वाला, तो मिला के कितनी होगी? 2। अब मैं तीसरी बात करता हूं एफसीसी की। एफसीसी में क्या होता है? तीसरी बात करता हूं मैं एफसीसी की। एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित। तो इसमें क्या होगा? अवयवी कणों की संख्या देखो, ये अवयवी कणों की संख्या पूछे इफेक्टिव पार्टिकल्स नंबर तो कितनी होगी? देखो अवयवी कणों की संख्या देखो 8 तो कॉर्नर वाली, और फलक कितने? फलक होते हैं 6, तो हो गई 14। लेकिन मैं बात करूं प्रभावी इफेक्टिव पार्टिकल नंबर, इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? तो देखो कॉर्नर वाले हैं तो उनका 1/8वां भाग पार्टिसिपेट करेगा, प्लस जो फेस है, फेस का करता है 1/2, क्योंकि जो एक फेस है, फेस के जस्ट पीछे कोई ना कोई फेस होगा दूसरे घन का, तो क्या एक फेस ओनली 2 में पार्टिसिपेट कर सकता है? कॉर्नर तो 8 में कर सकते हैं, लेकिन फेस क्या है? 2 में करेगा, तो इसको कर देंगे 1/2 × 6। तो देखो इसका आ गया 1 और ये आ गया 3, तो अर्थात 4। तो प्रभावी कणों की संख्या कितनी है भैया इसमें? 1 + 4, 1 + 3 = 4। तो आप याद रखेंगे, आपको अवयवी कण पूछ रहा है या प्रभावी कण पूछ रहा है। फिर मैं बात करता हूं ईसीसी की। चौथी है ईसीसी।
घनीय एकक कोष्ठ का। तो इसमें देखो अवयवी कणों की संख्या कितनी है भैया? अवयवी कणों की संख्या अवयवी कणों की संख्या होती है इसमें 10, 8 + 2। कैसे होती है? क्योंकि जो ये होती है अंत, इसी में क्या होता है कि जो विपरीत फलक होते हैं उनके जो मेड़ होता है उसमें भी एक एक अवयवी कण पाया जाता है। अर्थात कितने फेस कितने अपने 6, लेकिन जो उनके दो विपरीत है, कोई भी जैसे ऊपर नीचे वाला है तो उनके सेंटर में पाया जाता है एक एक अवयवी कण। तो कितने हो गए? 2। लेकिन अगर मैं बात करूं इफेक्टिव पार्टिकल नंबर की, तो इफेक्टिव कितने होते हैं? 2। क्योंकि जैसे ये 8 + 2, लेकिन इफेक्टिव क्या होगा? 1/8 × 8, कॉर्नर का 1/8 पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन जो फेस है फेस का करेगा 1/2, क्योंकि फेस के ऊपर कोई ना कोई दूसरी फेस होगी, दूसरे जो घन है उसका भी तो वो पार्ट है। जैसे कोई भी दीवार है, कोई फेस ले रहे हैं तो उसके पीछे पीछे कोई घन होगा, तो फेस क्या है 1/2 में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन कॉर्नर 1/8 में, अर्थात 8 घनों में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसकी बात करूं प्लस 1/2 × 2, अर्थात इफेक्टिव पार्टिकल कितने हो गए? 1 + 1 = 2। तो मैंने टाइप ऑफ यूनिट सेल की बात कर ली थी और टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर ली थी। आज हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब कल से मैं इनके कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग एफिशिएंसी आदि की बात करूंगा। आज के हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आज महाराणा प्रताप की जयंती के लिए कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत।